Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सार्थक कोचिंग क्लासेस। सार्थक कोचिंग क्लासेस से मैं धर्मेंद्र सिंह मथुरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 में जो हिंदी पेडागोगी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न बहुत ही इनका अच्छा लेवल रखा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा है अर्ज्य संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है या सहजात योग्यता है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उत्तराधिकार लिखा है। ये क्या लिखा है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। तो देखिए ईश्वर प्रदत्त, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहां पे, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति नहीं होती है, ना ही ईश्वर प्रदत्त संपत्ति होती है, ना ही सहजात योग्यता होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है क्योंकि जहां पे बालक का जन्म होता है, बालक जिस परिवेश में या जिस वातावरण में रहता है, बालक वहीं की भाषा सीखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। आंसर ये होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के प्रकार हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के तीनों ही प्रकार माने जाते हैं क्योंकि मौखिक भाषा मतलब बालक बोलकर अभिव्यक्त जिस भाषा को करता है वो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा बालक लिखकर जिस भाषा को अभिव्यक्त करता है, और सांकेतिक भाषा संकेतों के द्वारा बालक जो अभिव्यक्त करता है, बालक या व्यक्ति, वो सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा की अगर हम बात करें तो क्रिकेट मैदान में अंपायर के द्वारा उंगली उठाकर आउट का संकेत देना, ट्रैफिक पे रेड लाइट जो रहती है वो रुकने का संकेत देती है, तो वो क्या है? एक प्रकार की संकेत भाषा है, सांकेतिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, देखिए, बोधन, लेखन, भाषानुवाद या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अब देखिए एक दिया है, ऑप्शन नंबर ए है बोधन। बोधन मतलब बालक में क्या हो जाए? बोध या विकास हो जाए, बोध या ज्ञान हो जाए भाषा का, मतलब वो भाव या विचारों को क्या करे? समझ पाए। एक होता है लेखन, मतलब भाषा उसको लिखकर आ जाए, बालक को लिखना आ जाए। भाषानुवाद क्या होता है? भाषानुवाद मतलब होता है बालक अनुवाद करना सीख जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद और नाट्य लेखन। तो इनमें तो ऑप्शन में देखो लेखन, ये भी यहां पे भी लेखन लिखा है, यहां पे भी लिखा है, तो ये तीनों तो हैं। जबकि वाद विवाद जो होता है वो लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, जबकि कैसा है? मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है वाद विवाद। क्योंकि वाद विवाद में क्या होता है? मौखिक रूप से होता है वाद विवाद। कैसे होता है? मौखिक रूप से, मौखिक रूप से। जबकि पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन ये लिखित रूप से होते हैं, लिखकर अपने अभिव्यक्ति की जाती है अपने शब्दों की। क्वेश्चन नंबर 5, पठन शिक्षण में पठन के प्रकार हैं। पठन शिक्षण में पठन के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइए। इसका आंसर होगा 2। पठन शिक्षण में पठन के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है सस्वर पठन, सस्वर पठन, और एक होता है मौन पठन। सस्वर पठन क्या होता है? जब एक व्यक्ति पढ़ता है, व्यक्ति या बालक कोई पढ़ता है, उसके बगल में बैठा हुआ एक दूसरा बालक उसको सुन ले, उसको वो आवाज सुनाई दे, तो वो कैसा है? सस्वर पठन। लेकिन जब व्यक्ति पढ़े और सामने वाला कोई सुन ही नहीं पाए, सुन ही ना पाए, तो वो कैसा होगा? मौन पठन होगा। मतलब मन ही मन में पढ़ना, उसे कहते हैं मौन पठन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 6, सस्वर पठन के प्रकार हैं व्यक्तिगत पठन, सामूहिक पठन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सस्वर पठन के प्रकार होते हैं व्यक्तिगत पठन भी होता है और सामूहिक पठन भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब देखिए व्यक्तिगत पठन क्या होता है, व्यक्तिगत पठन में एक अकेला व्यक्ति पढ़ता है और सामूहिक पठन जो होता है वो कक्षा में सभी बच्चों के द्वारा किया जाता है सामूहिक पठन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सबसे उपयुक्त साधन और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर देखना है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन? तो देखो आदर्श वाचन नहीं होगा, अनुकरण वाचन भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक वाचन भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा क्या करवा सकते हैं? बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवा सकते हैं। यही पूछा है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक वाचन। क्वेश्चन नंबर 8, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? तो देखो पीछे देख ही चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या मौन वाचन? इसका आंसर हो जाएगा मौन वाचन। मौन वाचन में क्या किया जाता है? मन ही मन में पढ़ा जाता है, मतलब ध्वनि बाहर ना निकले, ध्वनि बाहर ना निकले, उसे क्या कहते हैं? मौन वाचन। क्वेश्चन नंबर 9, उद्देश्य और गति के आधार पर मौन पठन के प्रकार हैं। उद्देश्य और गति के आधार पर मौन पठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? गहन पठन, द्रुत पठन, दोनों ही होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अब देखिए गहन पठन क्या होता है? गहन पठन जो कि बहुत गहराई से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? बहुत गहराई से। या इसको बोल देते हैं गंभीरता से पढ़ा जाता है। कैसे? गंभीरता से। अब बताइए जब कोई विषय वस्तु बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे तो स्मरण कैसा होगा? स्मरण अधिक होगा, याद अधिक होगा। एक होता है द्रुत पठन। द्रुत पठन तेजी से पढ़ा जाएगा, इसमें तेजी से पढ़ा जाएगा। जब किसी विषय वस्तु को तेजी से पढ़ेंगे तो जो स्मरण की क्षमता कैसी रहेगी? तो वो रहेगी कम, स्मरण कम होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, मौन वाचन का प्रकार नहीं है। मौन वाचन का प्रकार कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है मौन वाचन का प्रकार? देखो संवेद वाचन मौन वाचन का प्रकार होता है, द्रुत वाचन ये भी होता है और वैयक्तिक वाचन भी होता है। अनुकरण वाचन मौन वाचन का प्रकार नहीं होता है। अब हम बात करें संवेद वाचन क्या होता है, तो ये होता है सामूहिक मौन वाचन। सामूहिक मौन वाचन। द्रुत वाचन क्या होता है? व्यक्ति तेजी से वह मन ही मन पढ़ता है। कैसे? तेजी से वह मन ही मन, मन ही मन। और वैयक्तिक वाचन क्या होता है? व्यक्ति कैसा पढ़ता है? व्यक्ति अकेला पढ़ता है, व्यक्ति अकेला पढ़ता है। अनुकरण वाचन क्या होता है? अनुकरण वाचन दूसरा बोलता है उसको सुनकर अन्य बालक भी बोलते हैं। मतलब एक बालक है जो क्लास में खड़ा करा, उसको बोला गया बोलो ए फॉर एप्पल, एक बालक बोलता है ए फॉर एप्पल, तो जो उनका ग्रुप बैठा है, जो और बच्चे बैठे हैं, वो उसका इमिटेशन करेंगे, उसको अनुकरण करेंगे, उसका रिपीटेशन करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुकरण वाचन। तो जब बोल के किया जा रहा है तो वो मौन वाचन का प्रकार रहा ही नहीं। फिर ये तीनों मौन वाचन के प्रकार होते हैं, जबकि अनुकरण वाचन जो होता है वो मौन वाचन का प्रकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11,
किस कक्षा से मौन पठन पर सस्वर पठन की अपेक्षा अधिक बल देना चाहिए? कौन सी कक्षा से? कक्षा 6, कक्षा 5, 7 या 8? बताइए क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से। कक्षा 6 से मौन पठन पर सस्वर पठन की अपेक्षा अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि मौन पठन क्या करता है? स्मरण करने में मदद करता है। क्या करने में? स्मरण करने में मदद करता है। पांच नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? कक्षा 6 से। क्वेश्चन नंबर 12, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन की शुरुआत तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, छठी कक्षा में या दूसरी कक्षा में? तो मौन वाचन की शुरुआत करनी चाहिए तीसरी कक्षा में। चौथी कक्षा में नहीं करनी चाहिए, ना ही छठी कक्षा में और ना ही दूसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में मौन वाचन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कौन से? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, उनमें जो मौन वाचन की शुरुआत होती है वो तीसरी कक्षा में हो जाती है। कब? तीसरी कक्षा में। जबकि जो सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बालकों में इसकी शुरुआत छठवीं से हो जाती है, छठवीं कक्षा से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 13, बालक के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के भाषा सीखने में किसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है? बालक के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है ए, लेखन का, अर्थग्रहण का, अनुकरण का, इनमें से कोई नहीं। लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं, तो इनको गलत तो नहीं कह सकते, और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक पूछ रहे हैं, तो वो हो जाएगा अनुकरण का। क्योंकि परिजनों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, बालक क्या करता है? बालक उसका अनुकरण करके भाषा सीखता है। परिजन जैसे बोलते हैं, बालक उनको बोलता हुआ देखता है, वैसे ही बालक क्या करता है? बोलने की कोशिश करता है। तो अनुकरण द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? अनुकरण का। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या अलंकार शिक्षण? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा गद्य शिक्षण। सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है तो गद्य शिक्षण। ये तीनों भी होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? ये इनकी एक सीमा होती है। जबकि गद्य शिक्षण में वो शब्द भंडार में वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गद्य शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 15, गद्य शिक्षण कब प्रारंभ किया जा सकता है? गद्य शिक्षण की शुरुआत कब की जा सकती है? तो गद्य शिक्षण की शुरुआत कक्षा 4 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से या कक्षा 6 से? गद्य शिक्षण की जो शुरुआत है वो की जा सकती है कक्षा 4 से, क्योंकि कक्षा 4 में जो बच्चे की एज होती है वो 8 या 9 वर्ष होती है, जो गद्य शिक्षण पढ़ने के लिए कैसी मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। 8 या 9 वर्ष की उम्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 4 से। क्वेश्चन नंबर 16, गद्य शिक्षण में सर्वप्रथम क्या होता है? गद्य शिक्षण में आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। तो इसका संवेद वाचन नहीं होगा, ना ही अनुकरण वाचन होगा। गद्य शिक्षण में क्या होगा? आदर्श वाचन, क्योंकि गद्य शिक्षण किसके द्वारा की? वो आदर्श वाचन जो किया जाता है वो किया जाता है शिक्षक के द्वारा। शिक्षक क्या करेगा? खुद पढ़ेगा पहले किसी विषय वस्तु को, और पढ़ के किसको सुनाएगा? शिक्षक बालक को सुनाएगा। तो शिक्षक इसमें क्या करेगा? आदर्श वाचन कर रहा होता है शिक्षक, और बालक क्या करेगा? बालक सुनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श वाचन जो होता है वो शिक्षक के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श वाचन। गद्य शिक्षण में सर्वप्रथम होता है आदर्श वाचन। क्वेश्चन नंबर 17, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं।
गद्य पाठों के कितने प्रकार होते हैं पठन शिक्षण की दृष्टि से? तो 2 प्रकार होते हैं। एक में गहन होगा, एक में गहन पठन होगा। सॉरी, ये 2 होगा। पठन शिक्षण के दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार कितने हैं? 2। एक में गहन पठन होगा, कैसा होगा? गहन। और एक होगा द्रुत पठन। जो गहन पठन होगा वो धीरे धीरे होगा, और जो द्रुत पठन होगा वो कैसा होगा? जल्दी जल्दी होगा, तीव्र होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 18, गद्य शिक्षण की अध्ययन प्रणालियां हैं। गद्य शिक्षण की अध्ययन प्रणालियां कैसी हैं? अर्थबोध प्रणाली, आदर्श प्रणाली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? ए है अर्थबोध प्रणाली, बी है आदर्श शिक्षण प्रणाली, और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि अर्थबोध प्रणाली ये भी होता है और आदर्श शिक्षण प्रणाली ये भी होती है। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि अर्थबोध प्रणाली क्या होती है। तो बालक को विषय वस्तु का ज्ञान कराता है कौन? शिक्षक। उसको अर्थ बताते हुए पढ़ाता है। कैसा? अर्थ बताते हुए। आदर्श शिक्षण प्रणाली में क्या होता है? आगे आगे शिक्षक क्या करता है? पढ़ता है, और बाद में बालक उसका क्या करते हैं? बालक उसका अनुकरण करते हैं। वो होती है आदर्श शिक्षण प्रणाली। आदर्श शिक्षण प्रणाली की बात किसमें की गई है? एक हर्बर्ट थे, हर्बर्ट ने दी है पंचपदी प्रणाली। किस? क्या? पंचपदी प्रणाली, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थबोध प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। अर्थबोध प्रणाली कैसी है? तो अर्थबोध प्रणाली है शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित नहीं होगी, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगी। क्योंकि शिक्षक क्या करता है? पुस्तक के माध्यम से बालक को पढ़ाने का प्रयास करता है शिक्षक। फिर बालक क्या करते हैं? बालक सीखते हैं। तो इसमें जो शिक्षक होगा, शिक्षक वो कैसा होगा? सक्रिय होगा शिक्षक। और जो बालक रहेगा, बालक निष्क्रिय रहेगा। किसमें? अर्थबोध प्रणाली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 20, आदर्श शिक्षण प्रणाली में छात्र रहते हैं। आदर्श शिक्षण प्रणाली में छात्र रहते हैं सक्रिय, निष्क्रिय, तटस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श शिक्षण प्रणाली में छात्र कैसे रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय। 21, भाषा शिक्षण की दृष्टि से कविता के पठन से विद्यार्थियों का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा के विविध रूपों से, सही बात है। अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों से, इससे भी होता है। समाज तथा उसकी विभिन्न समस्याओं से, इससे भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? शब्द योजना और शब्द शक्तियों का ज्ञान कराना, ये सही बात है। विभिन्न रसों की अनुभूति और शास्त्रीय ज्ञान कराना, ये भी सही है। मानव जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान कराना, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, कविता शिक्षण कब शुरू करनी चाहिए? कक्षा 1 से, कक्षा 2 से, कक्षा 3 से, या कक्षा 4 से? तो कविता शिक्षण जो है वो शुरू करनी चाहिए कक्षा 2 से, क्योंकि इस समय जो बच्चे की एज होती है वो होती है 7 या 8 वर्ष, और इस वर्ष में ही बच्चे को क्या करवाना चाहिए? कविता शिक्षण।
कविता शिक्षण करवाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा 2 से। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को किस प्रकार की कविताएं पढ़ानी चाहिए? बाल गीत, बालोचित, तुकबंदियां और वर्णनात्मक। तो तीनों ही प्रकार की कविताएं पढ़ानी चाहिए बालक को। बाल गीत जो बच्चों के गीत होते हैं वो, बालोचित, तुकबंदियां मतलब कविता के अंत में जो उच्चारण वो होते हैं और जो जैसे लास्ट में होते हैं, कैसे, जैसे एक वो है कविता है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। देखो खैर एक शब्द आया, क्या खैर, एक शब्द आया बैर, तुकबंदियां, इसको बोलते हैं बालोचित तुकबंदियां। अगला है वर्णनात्मक, उनका वर्णन करते हुए पढ़ाना चाहिए। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधियां हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं? गीत प्रणाली, सही बात है, अभिनय प्रणाली, अभिनय करते हुए पढ़ाना चाहिए, और अर्थबोध प्रणाली, अर्थ का बोध कराते हुए कविता शिक्षण करवाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा निम्न में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रश्नोत्तर प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। उच्च प्राथमिक स्तर पर जब अध्यापक कविता पढ़ाता है तो उस समय प्रश्नोत्तर, प्रश्नों को प्रश्न भी पूछने चाहिए, और व्याख्यान भी देना चाहिए बीच बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कविता पढ़ाने के लिए निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली मतलब जो इसमें विस्तृत व्याख्या होती है। तुलना प्रणाली क्या होती है? तुलना प्रणाली में जो कविता जैसी कविता होती है उसी प्रकार की दूसरी कविता को रखते हैं, और उन दोनों के बीच में क्या करा जाता है? तुलना की जाती है। एक होता है समीक्षा प्रणाली। समीक्षा मतलब कविता के गुण और दोषों की क्या करते हैं? विवेचना करते हुए बताना, तो वो होती है समीक्षा प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? समान कविता प्रणाली, अर्थबोध कविता प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या तुलना प्रणाली? तो देखिए यहां पे दिया ये तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है, किसमें? तुलना प्रणाली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिस कविता में भावों की जटिलता होती है उस कविता को पढ़ाते समय निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जिसमें भावों की जटिलता होती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली? अभिनय प्रणाली नहीं होगा, ना ही गीत प्रणाली होगा, इसका आंसर होगा प्रश्नोत्तर प्रणाली, क्योंकि भावों की जटिलता तो प्रश्नोत्तर पद्धति के द्वारा ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट प्रश्न है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली या व्यास प्रणाली? तो इसका आंसर हो जाएगा खंडान्वय प्रणाली, क्योंकि कविता को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। किसमें? छोटे छोटे खंडों में। खंडों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। फिर क्या करा जाता है? विश्लेषणात्मक तरीके से समझाया जाता है। उसके बाद में विश्लेषणात्मक तरीके से
क्या किया जाता है? समझाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा खंडान्वय प्रणाली। 30 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। आपको अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।